इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना के नंबर लगातार 2 दिन में थोड़े घटे हैं। आज भी नए मरीजों की तादाद 4 लाख से नीचे यानी 3,29,000 है। दिल्ली जैसे राज्य जो कल तक लगातार ऑक्सीजन मांग रहे थे, अब वो भी ऑक्सीजन नहीं मांग रहे बल्कि वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। महाराष्ट्र और यूपी के कोरोना नंबर नीचे आ रहे हैं। क्या कोरोना की दूसरी लहर का पीक निकल गया? क्या अब से हमें कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए? पिछले हफ्ते की तुलना में इंडिया आज बेहतर पोजीशन में है। सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है। आईएनएस ऐरावत, इंडियन नेवी का ये वॉरशिप कोरोना से इंडिया की जंग में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। आईएनएस ऐरावत सिंगापुर से 20 टन के 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर आया है, जिसकी अभी हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। लिक्विड ऑक्सीजन की ढुलाई और स्टोरेज के लिए क्रायोजेनिक कंटेनर चाहिए। विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर आया आईएनएस ऐरावत ऑक्सीजन के 3,150 खाली सिलेंडर, ऑक्सीजन के 500 भरे हुए सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 पीपीई किट लेकर भी आया है। आईएनएस कोलकाता 27 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से भरे 2 कंटेनर लेकर मंगलुरु पहुंचा है। इसमें 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। आईएनएस कोलकाता में जो रिफिल मटेरियल है उसे भारत के दोस्त कतर और यूएई ने भेजा है। इंडियन नेवी का एक और वॉरशिप आईएनएस त्रिकंड कतर से रिलीफ मटेरियल लेकर मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंचा है। आईएनएस त्रिकंड 20 मीट्रिक टन कैपेसिटी के 2 लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लेकर आया है। ये क्रायोजेनिक टैंक खाली नहीं है बल्कि लिक्विड ऑक्सीजन से भरे हुए हैं। कतर से आया ये रिलीफ मटेरियल दोहा में फ्रांस की एम्बेसी ने भारत के लिए अरेंज किया है। मैं कैप्टन हरीश बहुगुणा, भारतीय नौसेना पोत त्रिकंड का कमांडिंग ऑफिसर, आप सबके साथ ये शेयर करने में मुझे बड़ा संतोष होता है कि आज हमने नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, उसके तहत हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फॉरेन कंट्री से ट्रांसशिप करके इंडिया में लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे संकट की घड़ी में और चुनौतीपूर्ण समय में नौसेना हर समय तत्पर है और इस समय भी नौसेना के कई जहाज जो कि इंडियन और अरेबियन ओशन में डिप्लॉयड थे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रीडिप्लॉय किया गया और मध्य पूर्वी देशों से ऑक्सीजन लाने के लिए उन्हें तुरंत ही तैनात किया गया। मुंबई डॉकयार्ड पर आईएनएस त्रिकंड से अनलोड किया जा रहा ये ऑक्सीजन टैंकर बिना किसी देरी के पुणे भेजा जा रहा है, जहां इसे अलग अलग अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आईएनएस त्रिकंड जिस वक्त मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंचा, उस वक्त वहां इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह भी मौजूद थे। पहले राजीव की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। फ्रांस सरकार द्वारा भारत को जो ऑक्सीजन टैंक भिजवाया गया है, उस ऑक्सीजन टैंक को आईएनएस त्रिकंड से क्रेन के जरिए उतारा जा रहा है। सबसे पहले आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से एक बड़ी सी क्रेन के जरिए इस ऑक्सीजन टैंक को पूरी तरह से बांधा गया है और उसको लोहे के एक ग्रिल में रखा गया था। उस ग्रिल के साथ में बाकायदा पट्टे से उसको अटैच किया गया और उसके बाद में अब क्रेन के जरिए धीरे धीरे जो है आईएनएस त्रिकंड नाम की इस शिप से इसे बाहर की तरफ मूव किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक ट्रॉली खड़ी है जो है इस ट्रॉली पर उसे रखा जाएगा, जो कि लॉरी है, और उसके जरिए फिर लेकर जाया जाएगा। आप आईएनएस त्रिकंड को देखिए, यही आईएनएस त्रिकंड 5 मई को कतर गया था और कतर में दोहा से इस ऑक्सीजन टैंक को लोड कराया था फ्रांस सरकार ने। फ्रांस जो कि भारत सरकार का बेहद करीबी और सहयोगी मित्र राष्ट्र है, ऐसे में लगातार कोरोना के इस पैंडेमिक पीरियड में भारत सरकार को हर संभव मदद कर रहा है और इसी कड़ी में फ्रांस सरकार ने कतर दोहा से 2 ऑक्सीजन टैंक भारत को भिजवाए हैं, जो कि मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में पहुंचा है। आप देखिए ये
क्रेन के जरिए इस टैंक को अब उतारा जा रहा है। इसका मूवमेंट देखिए, ये जो यहाँ पर लॉरी खड़ी की गई है उस लॉरी पर इसको रखा जाएगा और इस तरह के 2 टैंक हैं। इस टैंक की क्षमता यूं तो 27 टन है, लेकिन इसमें 20 टन ऑक्सीजन जो है इस वक्त मौजूद है। आईएनएस ऐरावत, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस त्रिकंड नेवी के ये तीनों वॉरशिप मिशन समुद्र सेतु 2 में शामिल हैं। इनके अलावा आईएनएस कोची, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस तलवार और आईएनएस जलाश्व समेत नेवी के कुल 9 वॉरशिप मिशन समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं। इस वक्त आईएनएस जलाश्व ब्रोनोई से रिलीफ मटेरियल लोड कर रहा है और जल्द ही वो भारत पहुंच जाएगा। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना में इंडियन नेवी विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल करके काम कर रही है। वायरस से जंग में भारत अकेला नहीं है। पहले हिंदुस्तान ने वैक्सीन देकर 90 से ज्यादा देशों की मदद की और अब दुनिया भर के देश भारत की मदद कर रहे हैं। जान बचाने के इस महाअभियान में नेवी के जवान कितनी शिद्दत और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, इसे ईस्टर्न फ्लीट के रियर एडमिरल तरुण सोबित से समझिए। So of course, being frontline workers, all naval personnel have been vaccinated, but we are following very strict protocols. पूरे समय मास्क पहन के रखते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जहां तक हो सकता है जहाज के अंदर आना जाना बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो सैनिक हैं जो जहाज पे रहते हैं, जो मैरिड नहीं हैं, वो 1 साल से ज़्यादा जहाज पर ही रहे हैं एंड दे हैव नॉट गॉन आउट एंड दैट इज़ अ बिग सैक्रिफाइस, बट दैट इज़ हाउ दे कीप देमसेल्व्स सेफ and always mission ready so that whenever the ships are required to deploy, they will deploy at absolutely short notice. नेवी का रोल आपने देख लिया, अब आपको एयरफोर्स का रोल दिखाते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए खाली टैंक पहुंचाना हो या विदेश से मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने हो, इंडियन एयरफोर्स मिशन के लिए हमेशा तैयार रहती है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की ये तस्वीर देख लीजिए, तिरंगे के साथ इजराइल के झंडे को देख लीजिए। कोरोना वायरस से लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। एयरफोर्स का ये विमान इजराइल से मेडिकल एड लेकर आया है। इसमें 60 टन मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिसमें शामिल है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 1300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 400 रेस्पिरेटर। एयरफोर्स के प्लेन को रिसीव करने और भारतीय अधिकारियों को मेडिकल एड हैंडओवर करने के लिए भारत में इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर रोनी योदिदा क्लेन इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर मौजूद रही। इजराइल से पिछले 1 हफ्ते में आई यह तीसरी मेडिकल मदद है। इसमें भारतीय मरीजों और अस्पतालों के लिए 60 टन मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर शामिल हैं। कुछ और मेडिकल सामग्री भी है जिसे इजराइल के लोगों ने भारत के लोगों के लिए भेजा है। यह प्रोग्राम इजराइल के विदेश मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और आर्थिक संगठनों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। हम जरूरत के वक्त भारत की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल को लगता है कि भारत महामारी की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। महामारी को हराने के लिए भारत के लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स के विमान इंडोनेशिया से 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर भारत आ चुके हैं। भारतीय वायुसेना विदेश में ही नहीं, अपने देश में भी 24/7 एक्टिव है। सेकेंड वेव हिट करने के बाद एयरफोर्स के विमान अब तक 534 शॉर्टीज ऑपरेट कर चुके हैं। एयरफोर्स ने 336 ऑक्सीजन कंटेनर्स को एयरलिफ्ट किया है। एयरफोर्स ने 6420 मीट्रिक टन मेडिकल सप्लाई की ढुलाई की है। एयर इंडिया भी इस फाइट में पीछे नहीं है। साउथ कोरिया की सियोल से 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर और 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची। ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुनिया भर में भारत के मित्रों की कमी नहीं। वक्त मुश्किल है, कोरोना से लड़ाई लंबी है, लेकिन सप्लाई लाइन भी उतनी ही सॉलिड है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर यूएई से 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आया, जिसे बहुत ही सावधानी से ट्रकों और लॉरियों पर लोड करके देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता आपदा के वक्त भी विदेशी मदद लेने पर सवाल उठाते हैं। राहत सामग्रियों के बंटवारे पर, देश के अलग अलग हिस्सों में उनके आवंटन पर क्वेश्चन पूछते हैं। मदद करने वाले देश नहीं पूछ रहे, मगर अपने ही देश में विपक्ष हिसाब मांगता है। उन सबको ग्लोबल रिलीफ एड के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जरूर देख लेने चाहिए।
18 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 8,900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,043 ऑक्सीजन सिलेंडर, 5,698 वेंटिलेटर और बीपैप और करीब 3,40,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन। भारत को विदेशों से जो मदद मिली है उसे तुरंत राज्यों को आवंटित कर दिया गया। जर्मनी ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजा तो उसे दिल्ली में लगाया गया। इटली ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजा तो उसे ग्रेटर नोएडा में लगाया गया। ब्रिटेन ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजा तो उसे राजस्थान के अजमेर में लगाने के लिए भेजा गया। इस बीच इंडियन रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस सर्विस लगातार चल रही है। गुजरात के हापा से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली आई तो राजधानी का ऑक्सीजन संकट बहुत हद तक खत्म हो गया। विदेशी मदद और देसी मैनेजमेंट, इसी का नतीजा है कि आज ये लगने लगा है कि देश में ऑक्सीजन संकट समाप्त होने के करीब है। ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कोटा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी की, लेकिन अब केजरीवाल को भी लगता है कि हालात सुधर गए हैं। दिल्ली के मरीजों को ऑक्सीजन भी मिल रहा है और आईसीयू बेड भी अब बढ़ गए हैं। हम जानते हैं कि ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक वेव रही है, जिसमें मरीज बहुत ज्यादा बीमार हुए और काफी ज्यादा डेथ हुई और बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे संक्रमण हुआ। तो आईसीयू बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है। आईसीयू बेड्स की कमी पड़ गई थी, तो 500 बेड्स आज यहाँ पे तैयार हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं केवल मॉनिटर आने बाकी हैं, वो आज रात तक मॉनिटर्स भी पहुंच जाएंगे। कल से ये आईसीयू बेड्स, 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहां भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहां भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से, मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। गुड न्यूज सिर्फ दिल्ली से नहीं है। यूपी के बनारस में सेना के रिसर्च विंग डीआरडीओ ने जो कोविड सेंटर तैयार किया है, बनारस के बीएचयू में सेना के डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां का दौरा किया था और सारे इंतजाम देखे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और अयोध्या में कोविड सेंटर्स का दौरा किया। अफसरों और डॉक्टरों की रिपोर्ट लेने के बाद योगी आदित्यनाथ को भी अब लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यानी हमारे पास सेकेंड वेव में 30 अप्रैल को सर्वाधिक एक्टिव केस थे 3,10,000 और आज जो सुबह के आंकड़े हमारे सामने हैं वह हैं 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। यह एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रदेश के अंदर चल रहा है, हर एक वर्ग का जो योगदान इसमें है उसका परिणाम है। उत्तर प्रदेश में रोजाना आने वाले नए केस पीक से करीब 40% नीचे आ गए हैं। कोरोना से होने वाली मौत के नंबर भी कम हुए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई सुधर गई है। वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के लिए आज वैसी मारामारी नहीं है जैसी मारामारी 10 दिन पहले थी। उत्तर प्रदेश में दवाइयों की किल्लत भी अब कम हो रही है। जो विशेषज्ञों ने एक आशंका व्यक्त की थी कि 5 से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख कोरोना पॉजिटिव प्रतिदिन आएंगे। प्रदेश के इस कोविड प्रबंधन ने उन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, एयरफोर्स के बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से टैंकर भेजे गए। कल हम लोगों ने 1,000 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर करवाई है। लेकिन केवल ये आपूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित भी हों। वर्तमान में हम प्रदेश के अंदर 300 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोरोना नंबर ढलान पर हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ये उम्मीद जता चुके हैं कि महाराष्ट्र में सेकेंड वेव का पीक निकल चुका है। लेकिन बात सिर्फ वेव की नहीं है, भारत को तीसरी लहर भी रोकनी है। उसके लिए भी जरूरी है दवाई।
वैक्सीन लगेगी तभी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, देश को वायरस से लड़ने की ताकत मिले। इसके लिए जरूरी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन फिलहाल वैक्सीन लगाने की रफ्तार घट गई है। जब वैक्सीनेशन पीक पर था तब भारत ने एक दिन में 40 लाख डोज लगाए थे। अब एक दिन में 10 लाख से भी कम डोज लग रही है। इसी हिसाब से वैक्सीन लगाते रहे तो सबको टीका लगाने में 2.5 साल लग सकते हैं। कुछ राज्यों की शिकायत है कि उनको वैक्सीन कम मिल रही है। दिल्ली और मुंबई में ये शिकायत ज्यादा है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर मुंबई के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो वहां वैक्सीन की कमी से ज्यादा दूसरी तरह की बदइंतजामी दिखी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से सुबह से लोग घंटों से धूप में खड़े हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आए हैं कि उनका भी नंबर आएगा और वो वैक्सीन लगवाएंगे। क्या आपका रजिस्ट्रेशन आपको बुलाया गया था? सर मैं चेंबूर से आया है। शनिवार को 3 घंटे यहाँ लाइन पे खड़ा रहा और लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आसनगांव, वीरार, दहीसर, मीरा रोड से आके 5:30 बजे इधर मैं लाइन पे खड़ा हूँ। और ये बीएमसी ऑफिसर को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप अगर आज ये नहीं दे रहे हो तो आपने कोई पब्लिक को ऑथेंटिक अलाउंस किया है क्या? कोई ऑथेंटिक अलाउंस नहीं। लोग 4-4 घंटे से खड़े हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सांताक्रूज स्टोर से आए हैं। आपका रजिस्ट्रेशन है? आपको बुलाया गया था? लगता नहीं है, लगाते हैं तो फोन लगता नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो कोई जवाब देता नहीं है। सीनियर सिटीजन का हमको बोला था कि 6 हफ्ते के बाद में आना, तो 6 हफ्ते के बाद 7 हफ्ता भी हो गया, अभी 8 हफ्ता भी हो जाएगा। उसके बाद में रस्सी लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा मीनिंग का। सर देखो, आज 10 तारीख का अपॉइंटमेंट दे रहे तो हम लोग सैटरडे का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया? आज उनका पास वैक्सीन है तो हमारे लिए वैक्सीन क्यों नहीं? तो आज का जो अपॉइंटमेंट उनको आदमी तो बुलाना चाहिए था ना। उनको आज ले रहे, हम लोगों को कभी मिलेगा? फिर ये बताइए, आपका रजिस्ट्रेशन था आंटी यहाँ पर? पहला डोज में ले लिया है। मेरा उनका ऑपरेशन हो गया एक्सीडेंट में, मुझे खड़ा नहीं रह सकता है। फिर भी ये लोग मुझे लेके आया, मुझे कोई तो लेके आने को चाहिए। लेके आया तो अभी डोज नहीं, वापस जाना पड़ेगा। अब आपको ले चलते हैं बिहार के पटना, जहां 9 मई से 18+ वालों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ है। पटना के वैक्सीन सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो फाइट अगेंस्ट कोरोना पर तरस खाएंगे। यहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, ना सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया है। मेरे पेरेंट्स में सीनियर सिटीजन है, ठीक है, उनका 2nd डोज लेना है कोविशील्ड का, ठीक है। वही मैं उनका टोकन लेने आया हूँ। सुबह 7:30 बजे आया हूँ, अभी मुझे टोकन मिली है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे ड्यूटी पे भी ज्वाइन करना है। अपने पेरेंट्स को भी ख्याल रखना है कि उनको वैक्सीनेशन टाइम पे लगे। कोरोना संकट में नागपुर में बसों को कैसे एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया, तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।